इट्स चैप्टर 6, इसको पार्ट 2 नाम दे देते हैं। सो बेसिकली चैप्टर 6 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट? So according to Faraday, whenever magnetic flux linked with a coil changes, ठीक है, कोमा EMF get induced, तो जो मेरे पास EMF इंडक्शन का मेथड था that was d phi by dt, and here phi is n b dot a, and here phi is n b a cos theta. If I go to the concern, phi के चेंज होने से EMF आता है, तो phi के चेंज होने में नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड cos theta, right? So we would study here now the area, right? And the topic is motional EMF. Consider एक छोटा सा लूप लेके चलते हैं, वायर का एक छोटा सा लूप जिसकी एक साइड मूवेबल है, इसको थोड़ा सा बोल्ड बना देते हैं सो दैट डिफरेंशिएट हो जाए बाकी साइड से। नाउ एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर है जिसकी एक साइड मूवेबल है, मे आई मार्क दिस एज PQ, दिस साइड इज L एंड दिस साइड इज X। एट द मोमेंट ये X पोजीशन पे, ठीक है, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। I hope you understand cos theta would be maximum in this state. Theta would be 0. प्लेन एरिया उधर है जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर प्लेन एरिया उधर है जिधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने यहाँ से एक फैक्टर को कम किया सो दैट थीटा वुड बी मैक्सिमम। cos 0 या cos 1 इट इज मैक्सिमम इन मैग्नीट्यूड, इट इज 1, राइट? सो एक लूप है, इस लूप को हम मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्म PQ। ऐसा करने से मेरा एरिया बदलेगा। तो जब ये PQ आर्म मूव करेगी तो इसका एनक्लोज्ड एरिया, मैंने इनवर्ड लिया, आप आउटवर्ड भी ले सकते हो, नो वरीज। मैंने सिर्फ माइनस को एडजस्ट करने के लिए इसको इनवर्ड लिया सो दैट मैं माइनस को गायब कर सकूं, राइट? सो एट द मोमेंट इस स्टेज पे फ्लक्स एसोसिएट इज B into area. Now area can be written as phi is equal to B, area is L into X. Clear? So इसको Faraday लॉ में पुट करते हैं, EMF is equal to minus d phi by dt. Put equation first here, EMF minus d by dt of B L X. B and L both are constant, come outside and this become minus dx by dt. नेगेटिव के साथ dx by dt would be marked as V. X का कम होना with time representing speed, rate change of position. So that's why this become BL. So the formula for the motional EMF. तो जब एक स्लाइड मूव करेगी तो उसके कम ज्यादा एरिया की वजह से उसमें EMF आएगा एंड दिस काइंड ऑफ EMF इज मोशन। इस पे 2 से 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का, एक एरोप्लेन है जिसकी विंग्स जो है, स्पैम उसका दे रखा है कि 10 मीटर है और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में मूव कर रहा है। अगर एक एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल फ्लाइट पे है, ठीक है, तो उसकी जो विंग्स है उसको उसने एक मेटल की रोड मानी, तो वो जब मूव कर रहा है तो उसकी दोनों विंग्स के अक्रॉस एक EMF इंड्यूस्ड। अब जरा गौर से इन तीनों चीजों को देख, फ्रॉम द फिगर यू कैन कंक्लूड दैट B परपेंडिकुलर टू L एज वेल एज परपेंडिकुलर टू V। ये जो 3 पैरामीटर है तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लुक, लेंथ एंड V आर परपेंडिकुलर, बोथ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो each component in this expression perpendicular और transverse to each other. इसीलिए जब हमने एरोप्लेन की फ्लाइट ली तो मैग्नेटिक कंपोनेंट कौन सा लिया? अर्थ का वर्टिकल, ठीक है। तो ये इसकी प्राइमरी कंडीशन मान लो कि जब भी मोशनल EMF की बात करनी है BLV तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो पहला क्वेश्चन तो ये वाला। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास कुछ ऐसा है कि एक लोहे की रोड है, राइट, और वो एक सर्कुलर रिंग के ऊपर घूम रही है। ये रिंग लोहे का और एक सर्कुलर रोड घूम रही है और यहाँ पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड है। अब यार ये तो रोटेट कर रही है,
मैंने तो इसको BLV निकाला था, तो हम इसको भी V इक्वल टू R ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कंपेयर करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इस तरह की है। ऐसा क्वेश्चन आपको एक आधा मिलेगा, बट ऐसे क्वेश्चन आपको 2 एग्जाम्पल है, 2 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल नंबर इसका, the question based on this is 6.5 and 6.6, right? And another question based on this is example number 6.8 ये वाले। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप ट्राई करेंगे तो ये कैटेगरी आपके पास आ जाएगी। डन, may I proceed? Second one would be a road rotating. So let L length की एक रोड है, it is moving with speed V. Then find induced EMF. So V would be equal to R omega और L omega. And the average velocity center पे 0 होगी, यहाँ पे V होगी, तो V average would be V by 2. Then the formula would be EMF is half B L square omega. Right? देखो जरा कैसे, let me explain. Look, first step is मैं V को V एवरेज से रिप्लेस कर रहा हूं, क्योंकि जब कोई रोड रोटेट कर रही है तो उसका एक एंड रेस्ट पे और एक एंड V स्पीड से मूव कर रहा है. Then the average speed would be V average. Second step is that EMF would be BL. V average is V by 2 because one end is 0 and second end is V. That's why average is V by 2. Third step is that V equal to L omega. 11th क्लास में हमने रोटेशन, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड का रिलेशन पढ़ा था. V इक्वल टू R ओमेगा, R यहाँ पे लेंथ के बराबर है, दैट्स वाई इसको पुट किया तो EMF इज हाफ BL और ये L ओमेगा, दैट्स वाई इट इज L स्क्वायर ओमेगा. सो द कन्वर्टेड फॉर्मूला व्हेन बॉडी इज रोटेटिंग नॉट मूविंग लीनियरली वुड बी दिस वन. इज इट राइट? ये थोड़ी सी 11th मिक्स कर गया इसमें, सो फॉर्मूले का आपका कन्वर्जन ऐसे आ जाएगा. डन. Is it right? That's motional EMF. Clear? Yes, my dear. Magnetic field का effect we are measuring here. So charges इसके अंदर चल नहीं रहे हैं. There is no electric field external acting. So move करने के बाद बेटा. So whenever electric field is induced, पहले इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा ना, तो करंट इंड्यूस्ड का मतलब चार्जेस वुड बी मूविंग. व्हाई चार्जेस आर मूविंग? सम काइंड ऑफ फील्ड इज इंड्यूस्ड एंड दैट इज ड्यू टू मैग्नेटिक. Yes, it is only on the surface. Every current carrying wire behave like the same. Next topic. Next is eddy current. So it is introduced by the scientist Foucault, accidentally or by the invention, I don't know. So basically दो पोल्स के बीच में अगर एक मेटल पीस को, आप समझ रहे हैं, आई एम मूविंग अवे फ्रॉम ए वायर. अभी तक आप वायर की बात कर रहे थे, अब वायर की बजाय एक मेटल का पीस ले लिया. इट मे बी 2 डायमेंशनल, एक स्ट्रिप की फॉर्म में, इट मे बी 3 डायमेंशनल, बट इट इज ए पीस, इट इज नॉट लीनियर बॉडी, इट इज नॉट लाइक ए वायर. एक वायर की तरह से नहीं है, एक मेटल पीस को जो दो मैग्नेटिक पोल के बीच में घुमाया जाए. अब होना क्या चाहिए सर? व्हेनेवर फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल चेंजेस, इसमें तो EMF इंड्यूस हुआ था, तो इसमें करंट आएगा, एग्रीड. बट ना, इट बिकम हॉट एंड हॉल्टेड. ओके, करंट से गर्म हो गया होगा, बट व्हाई इट इज हॉल्टेड? देयर इज नो रीजन. सेकेंड एक्सपेरिमेंट, एक मतलब रुक गया, ठीक है, राइट. सो एक सोलेनोइड लिया, सोलेनोइड के ऊपर एक मेटल का ढक्कन रखा. चलो भाई, इसमें से करंट पास करेंगे तो क्या होगा? इसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट इंड्यूस हो जाएगा. बट ये जो ढक्कन था, ये जो प्लेट थी, ये ऊपर उछली और घूमी. सो अकॉर्डिंग टू फोकाल्ट, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप का करंट इंड्यूस हो रहा है, एंड द नेम गिवन टू दैट करंट इज एडी करंट. फोकाल्ट ने क्या एक्सप्लेन किया कि इसके अंदर छोटे छोटे लूप्स की फॉर्म में करंट आया था, जिसकी वजह से ऐसा होता है, राइट. एक करंट कैरिंग वायर में तो करंट आया तो देयर इज वन वे, या तो जा रहा होगा या आ रहा होगा. लेकिन एक मेटल पीस में
पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू फोकाल्ट, इसमें छोटे छोटे लूप्स आ गए एंड दिस करंट इज कॉल्ड एडी करंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, एडी करंट इज अनडिजायर्ड इन नेचर. इन्वेंट थोड़ी हुआ, ये तो अपने आप आ गया भाई. अनडिजायर्ड है, इसकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी आता है. इट कॉज लॉस ऑफ एनर्जी. अब ये लॉस ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में होता है? हीट की फॉर्म में. तो जब भी ऐसा कोई मोटल पीस, अगर आपको गैल्वेनोमीटर याद हो तो गैल्वेनोमीटर की कोर में ऐसा होता है. एक गैल्वेनोमीटर की कोर जो होती है उसके ऊपर वायर लपेटी. अब उसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड मूव करी है, उसके अंदर एडी करंट आ गया. हमें वहां एडी करंट चाहिए ही नहीं, अनडिजायर्ड इन नेचर. उससे लॉस आएगा, उसको हमने यूटिलाइज किया. तो एडी करंट के लॉस को कम करने के लिए सबसे पहले हम इसके डिजाइन में एक चीज लाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, हम इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें दो पार्ट, अगर ये प्लेट फॉर्म में था तो इसको कोरुगेटेड प्लेट फॉर्म में लिया जाता है. इफ यू हैव एवर सीन ट्रांसफॉर्मर, छोटा सा ट्रांसफॉर्मर देखा हो तो उसकी प्लेट्स जो होती हैं वो ऐसी कोरुगेटेड होती है. आपको एक कंबाइंड सेटअप दिखता है, उसको तोड़ा जाए तो उसके अंदर खूब सारी ऐसी प्लेट्स हैं. तो कोई एनिमेटेड देखा जा सकता है पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर. तो उसकी प्लेट्स ऐसे कोरुगेटेड. कोरुगेटेड का पर्पस, लुक एट द पार्ट, ये दो करंट जब आपस में मिलते हैं तो ओवरऑल इफेक्टिव करंट बाउंड्री पे होता है. ओवरऑल करंट कहाँ होता है? बाउंड्री, सर्कमफ्रेंस पे. अब अगर हम इसकी सर्कमफ्रेंस बढ़ा देंगे, द पाथ रेजिस्टेंस वुड बी लार्जर. एक तो नॉर्मल प्लेट थी, सर इफेक्टिव करंट इज दिस. अब आप उसको तंग करना चाह रहे हो, उसको रिड्यूस करना चाह रहे हो, तो आपने क्या किया? उसकी बाउंड्री बढ़ा दी. चलो भी, एक बच्चे को क्या बोला? एक राउंड लगा. दूसरे बच्चे को यहाँ राउंड लगा. बस बाउंड्री बाउंड्री पर लगाना है. बाउंड्री आपने ऐसे घुमा घुमा के बना रखी है भाई, तो ये वाला ज्यादा परेशान होगा, इसका पाथ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एज ए रिजल्ट ओवरऑल करंट घट जाएगा. तो एक प्लेट को तो हमेशा कोरुगेटेड बनाया जाता है. सेकंड पार्ट, प्लेट की बजाय अगर एक मेटल पीस है, कोर है, तो उसको प्लेटेड फॉर्म में लिया जाता है. इट्स कॉल्ड लैमिनेटेड प्लेटेड फॉर्म. लैमिनेटेड प्लेटेड. एक सिंपल मेटल पीस लेने की बजाय उसकी खूब सारी स्लाइस काटी जाती, पतले पतले पीस बनाए जाते हैं और उन पीसेस को लैमिनेट कर दिया जाता है, सो दैट एक का करंट दूसरे में ऐड नहीं. ओवरऑल मान लो करंट हर एक में आई आ रहा है, तो अगर इकट्ठा होता तो ये 10I होता, तो मेरा पावर लॉस क्या होता? 10I²R. लेकिन ये 100I² आया था, 10². अब एक एक का पावर लॉस अलग अलग है, हीट जुड़ नहीं रही, तो पहले का I²R, दूसरे का I²R, तीसरे R भी R/10 हो जाएगा. ठीक है. तो एज ए रिजल्ट मेरे पास तो 10I²R ही आया. ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता. तो दीज आर द टू वेज, बट अदरवाइज हमने एडी करंट को यूज करना भी सीखा. देयर आर सो मेनी वेज, 4 और 5, जिससे हम एडी करंट को यूटिलाइज करते हैं. सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा उसी पे चलते हैं, गैल्वेनोमीटर. ये ना डैम्पिंग प्रोड्यूस करता है. जब एक कोइल घूमती है, मैंने आपको बोला इट गेट हॉल्टेड, धीरे 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 रुक जाएगी, राइट. तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने एक गैल्वेनोमीटर की कोइल में यूज कर लिया. वो कोइल जब घूम रही थी तो अंदर की कोर में एडी करंट आया, तो जो मेरी सुई है वो धीरे से जाके रुकती है, डैमेज होने से बचाता है. डोर क्लचर आपका, वो नए जमाने वाले डोर क्लचर क्या करते हैं? धीरे धीरे गेट बंद होता है, आवाज नहीं आती. तो दैट्स व्हाट डैम्पिंग. क्लियर. सेकंड पार्ट, इट्स यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक ट्रेन्स टू अप्लाई ब्रेक्स. ये किसी चीज को रोक रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स है उसमें ड्रम होता है, उस ड्रम के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं तो उसके बीच का जो मेटल पीस है, व्हील जो है उसका, जब घूम रहा होता है तो उसको धीरे धीरे वो रोक देता है, एंड द ब्रेक्स आर बीइंग अप्लाइड, एंड दैट्स कॉल्ड ब्रेकिंग सिस्टम इन द ट्रेन्स. सेम दिस इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक मीटर. आजकल वाला नहीं, आज से कुछ टाइम पहले इलेक्ट्रिक मीटर डिजिटल नहीं होते थे, एक चक्री सी घूमती थी. इट्स ए मेटल पीस रोटेटिंग, शाइनी मेटल पीस. तो जब करंट आता था तो वो रीडिंग ऐसे घूमती थी. आजकल जैसे लाइट ब्लिंक होती, पहले ऐसे एक चक्कर सा घूमता था. सो दैट मेटल पीस, सेम आई सेड, एक मेटल बार सोलेनोइड के ऊपर, जब करंट आएगा तो इट स्टार्ट रोटेटिंग. तो वो इसका मेजरमेंट का तरीका था. इट वाज इलेक्ट्रिक मीटर. ठीक है, इट वाज यूज्ड. थर्ड, मैंने आपको बोला जब एक मेटल पीस में से
करंट आएगा तो ये गर्म है, तो दिस इज आल्सो यूज्ड इन द इंडक्शन फर्नेस। एक कटोरी टाइप बड़ी सी मेटल ले ली जाती है, इस मेटल में छोटे छोटे खड्डे बना दिए जाते हैं, राइट। अब इसमें से जब करंट पास होगा तो ये गर्म हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा गोल्ड रख दिया तो वो मेल्ट, छोटे मोटे काम के लिए, मतलब मुझे मेरे ये चेन का एक पार्ट टूट गया, उसको मेल्ट करने के लिए इस तरह की फर्नेस यूज होती है, स्मॉल स्केल फर्नेस यूज्ड बाय द एडी करंट। So these are the different uses of eddy current. You must read it from the textbook. Is it right? Without logic चलेगा, but in general it is used. कहाँ यूज होता है इसको एक बार रीड करना जरूरी है। Done. That's eddy current. Next one, my dear. Next is the most important topic of this chapter and the main topic of this chapter, and that's called inductance. Right? What do you mean by inductance? Inductance is a property of a coil, जिसकी वजह से एक कोयल अपने में होने वाले करंट चेंज या किसी दूसरे में होने वाले करंट चेंज को अपोज करता है। एक सोलेनोइड, ऑब्वियसली व्हेन वी आर डिस्कसिंग मैग्नेटिक फील्ड हम कोयल की बात ज्यादा करते हैं, एक करंट कैरिंग वायर की बात कम करते हैं, स्ट्रेंथन हो जाता है। इज इट राइट? तो जब कोयल में करंट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni, flux B into A. So can I conclude from these expressions that flux is directly proportional to current? Flux is B into A. Put the value of B μ0 Ni. तो flux, बाकी सब तो देखो पैरामीटर है, μ0 N और A कांस्टेंट है। So जैसे जैसे करंट बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा। So flux rate change is directly proportional to current rate change. This proportionality constant is known as coefficient of inductance. Coefficient of inductance, di by dt. Sometime you may call phi equal to coefficient dt. वजह समझना, सॉरी I वजह, लुक टाइम से टाइम तो कैंसिल ही हो गया, इट इज ओनली चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू चेंज, बट phi प्रोपोर्शनल टू I तभी होगा जब दोनों बदल रहे हैं। So many books write like this, but actual part is it is flux rate change is directly proportional to current rate change, and the proportionality constant is known as coefficient. हम मैथमेटिकली उसको ऐसे भी लिख लेते हैं mi या फिर phi is equal to li। देखो जरा डायमेंशंस में भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट में भी क्योंकि phi proportional to I हो गया। So many books write like this, but in real practice you must note that flux rate change, because induction तभी आएगा जब flux बदल रहा होगा। So this coefficient of inductance is known as inductance. ये inductance होता क्या है? एक कोयल में जब करंट बदलेगा तो या तो वो खुद या साथ वाली कोयल उसको अपोज करती है। This property is inductance, और ये दो तरह की होती है, on the basis of anyhow it opposes, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको ये अपोज करेगा, अगर वो कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगा। दैट्स लेंज लॉ, इट्स ओके। सो फ्लक्स ये दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड म्यूचुअल, सेकंड इज कॉल्ड सेल्फ। प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल ड्यू टू विच इट अपोजेस। लुक मेरे पास एक कॉइल है, ये लेट मी नेम दिस कॉइल एज S1। इस कॉइल में करंट जा रहा है I1, इज इट राइट? ठीक है, राइट। इस कॉइल के करंट के साथ मैंने एक और कॉइल बना दी, एंड दिस इज अनदर कॉइल S2। This may be S2. You may take first current in this, second current in this. किसी एक में करंट जाएगा तो दूसरी कोयल इसके करंट के चेंज को अपोज करेगी। This property is known as inductance. Jealousy, एक में चेंज आ रहा है, दूसरे वाला उसको रोक रहा है, इट्स ओके। तो इसको एक नंबर से डील करते हैं, अपने इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। लेट पहले वाले में नंबर ऑफ टर्न N1 है, दूसरे वाले में नंबर ऑफ टर्न, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2। First of all, let me take I2 current is made to pass through outer.
Then magnetic flux B2 is equal to mu 0 capital N upon L, N2 upon L. Let the length is small l into I2. I hope it is clear. ठीक है, बाहर वाले में करंट पास हो रहा है, उसकी वजह से पूरे इस बाहर के अंदर पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी. इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B0. नाउ फ्लक्स एसोसिएटेड विद द flux associated with S1 फॉर्मूला phi1 नंबर ऑफ टर्न्स छोटे वाले की, मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले की क्योंकि इसके पास तो खुद की कोई फील्ड है नहीं, ठीक है, इनटू एरिया खुद का. आई होप इट इज क्लियर. सो phi1 इज इक्वल टू n1. नाउ b2 वैल्यू यहां से mu 0 n2 by l into I2 I1. So this one is phi1 is mu 0 n1 n2 upon l A2 and bracket is I2. सेम अप्रोच मैंने आपको बोला, चाहे आप इसको d phi by dt लिख के करो या डायरेक्टली कर दो. So this phi1 is equal to mi. May I call it m21? ये ब्रैकेट वाली पूरी क्वांटिटी को कांस्टेंट मान के नए सिंबल से रिप्लेस कर दिया, एंड दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस. लुक एट M21 एक्सप्रेशन. क्या है ये M21? mu 0 n1 n2 A2 अपॉन L. कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है? mu 0 मीडियम परमिटिविटी, नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ, एरिया. It does not depends upon current. It does not depends upon applied voltage. So it only depends upon physical parameter. Right? It's only physical parameter. Does not depends upon any other one. Similarly, अगर हम उल्टा करते, हम I1 करंट पास करते छोटे वाले में से, तो फ्लक्स कितना होता? B1 mu 0 n1 I1. अब छोटे वाले में से करंट पास किया तो बड़े वाले में फ्लक्स निकालना है. चलो निकालते हैं. इट्स phi2 n2 b1 एंड व्हाट अबाउट एरिया? a1 या a2? भाई इसके बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं, तो एरिया तो a1 ही आएगा. दैट्स द ओनली चेंज. ठीक है, ऑल्दो बोथ आर क्लोजली बाउंड, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन अगर हम दूसरे वाले को कहीं बाहर ले गए तो चाहे करंट पहले वाले में जाए चाहे दूसरे वाले में जाए, एरिया हमेशा स्मॉलर वाले का लेना है. इज इट राइट? तो दिस इज A1, यहाँ पे I1 N1 और N2 एंड दिस इज phi2. नाउ लुक एट द एक्सप्रेशन. मेरे पास तो कोई चेंज नहीं आया. राइट, डन. सो दिस बिकम phi2 M12. रेस्ट रिमेन सेम. तो एक्चुअली आप इसको सिमिलरली करके लिख सकते हो कि अगर करंट पहले में पास हुआ या दूसरे में पास हुआ, इंडक्शन सेम रहती है. इट ओनली डिपेंड्स ऑन पेयर ऑफ कॉइल्स. एरिया छोटे वाले का आता है क्योंकि उससे बाहर पहली बार फील्ड काउंट नहीं करी थी और दूसरी बार थी नहीं. इज इट राइट? तुम और मैं इकट्ठे पढ़ रहे हैं, मैटर यही करता है तुम पेपर कैसा करके आए. राइट, मेरे को क्या आता था या तुम्हें क्या आता था, डजंट मैटर. अटेम्प्टेशन इज योर्स एंड दैट स्कोर वुड बी काउंटेड. इज इट राइट? सो दैट्स स्मॉलर एरिया. इट्स कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस. क्लियर? इज क्योंकि हमने फ्लक्स दूसरे में से निकाला था. प्रॉपर्टी क्या है? एक में करंट पास को दूसरा अपोज कर रहा है, तो इसलिए उसके अंदर का फ्लक्स हमने काउंट किया, उसके अंदर कितना चेंज आया, इसीलिए वहां पे एरिया छोटे का आया. जब छोटे में करंट पास किया तो बड़े वाले का फ्लक्स निकाल रहे थे, लेकिन वो होता ही नहीं है. छोटे वाले के बाहर फील्ड होनी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट एरिया हमेशा छोटे वाले का ही काउंट हुआ. इज इट राइट? दो भाई बहन घर में, एक 12th क्लास में और एक 1st क्लास में, दोनों एक चॉकलेट के लिए लड़ पड़े. चॉकलेट किसकी है ये तो मैटर नहीं करता, जाएगी किसके पास? छोटे वाले के पास, है ना. मम्मी भी डांट जाएगी, क्या एक चॉकलेट के लिए लड़ रहा है, और जो तुम उसकी चॉकलेट खींच रहे हो तो भी तुम्हें डांट पड़ेगी, और जो तुम अपनी चॉकलेट उसको नहीं देना चाह रहे तो भी तुम्हें डांट पड़ेगी.
ऑलवेज छोटे बच्चे विन करेंगे, है ना। सो स्मॉलर एरिया याद रहेगा मेरा बेटा। सो दैट्स फ्लक्स, ठीक है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है दैट्स कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ क्या है? कभी कभी एक कॉइल अपने में से पास होने वाले करंट को भी अपोज करती है। आप बहुत देर शीशे के सामने, ग्लास के सामने खड़े होकर अपने आप को देखेंगे, आपको अपने दाग भी ज्यादा दिखने चालू हो जाएंगे। Is it right? That's self inductance, खुद की बुराई, सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। सो एक कोयल, अब ना तो इसमें N1 है ना N2 है, N उसका खुद का फ्लक्स N B A, उसके साथ बेसिकली जो फ्लक्स इंट्रोड्यूस्ड है उसकी वैल्यू पुट कर दो N, B वैल्यू इज μ0 N/L इनटू एरिया, और करंट में यहां लेके जा रहा हूं। तो ये जो क्वांटिटी बची phi इज इक्वल टू Li, वेयर L इज μ0 N² L एरिया। इसको आप स्मॉल n की फॉर्म में भी लिख सकते हो। लेट इसको स्मॉल l से मल्टीप्लाई किया, स्मॉल l से डिवाइड किया, so then in that case same you can apply in the mutual inductance. So μ0 N² into area into length, so that's L is equal to μ0 छोटा n² area into length. It's okay. So it depends कि आपको न्यूमेरिकल में कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखे हैं, ठीक है। तो स्मॉल n हियर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, capital N represent total number of turns. Is it right? That's again look, इसको सिंबल हमने L दिया और ये मेरे लिए क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। एक कोयल की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपने आप को ही अपोज कर रहा है। कभी कभी आप न्यूमेरिकल करते करते अपने आप से ही घबरा जाते हो, मुझसे तो होते ही नहीं। अरे आपको किसने बोला चेक करने के लिए, राइट? आई होप एवरीबॉडी इज देयर, है ना। सानवी ने कल सारा पेपर ठीक कर रखा था, बट शी वाज जजिंग कि मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, है ना सानवी। मैंने जितने क्वेश्चन तेरे चेक किए बेटा, एवरी पार्ट वाज करेक्ट। पंगा क्या था? ऑप्शन में वो ऑप्शन ही नहीं था। सानवी ने 2 क्वेश्चन किए, आंसर आया 99 इंटू 10⁻³ जूल, और ऑप्शन था 0.11 0.11 1.11, और सानवी को लगा मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा। She was correct, उसने सिर्फ 99 को 100 इंटू 10⁻³ जूल राउंड ऑफ करके आंसर 4 ऑप्शन, ठीक है। सो वो 4 ऑप्शन। सानवी का सेकंड क्वेश्चन कि डिक्रीज और इंक्रीज चार्जेस पे था, उसमें चार्ज का साइन देना भूल गया, तो सानवी ने तो लिखा 2 चार्जेस पास आएंगे तो एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी, है ना। शी वाज करेक्ट एट एवरी क्वेश्चन, बट वो गूगल बाबा ने क्वेश्चन मार्क गलत कर दिया ना, आंसर इज। तो कभी कभी उसको ना सेल्फ इंडक्टेंस में मत जाया करो, यू आर करेक्ट। आप अपने काम को एक क्रॉस चेक कर ले, इफ यू आर फाइन कि आपको लगता है हाँ ये ठीक है, किसी टीचर से चेक करवा ले, देन इट इज फाइन माय डियर, एंड बी कॉन्फिडेंट। और क्वेश्चन क्या करो, कभी कभी अलग अलग बुक से बदल के कर। टेक्स्ट बुक से कर लिए 5 क्वेश्चन, इस बुक से कर लिए तो 5 कभी कभी दूसरी बुक से कर लो, एंड दिस इज ओनली फॉर दिस ईयर, सो दैट कि नया पेपर आ रहा है पता नहीं कहां से आएगा। although I am confident it will be from textbook, बट स्टिल एक प्रैक्टिस पार्ट के लिए 5 क्वेश्चन आपने एक्स स्कूल के पेपर से कर लिया, 5 वाई स्कूल के पेपर से कर लिया, टीचर्स का आइडिया लिया आपने, हाउ वुड दे फ्रेम दैट न्यू क्वेश्चन। डन। सो मे आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर पे जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। आपको मैंने अभी तक 2 वर्ड पढ़ाए, वन इज कॉल्ड सोलेनॉइड एंड सेकेंड इज कॉल्ड इंडक्टर। ये जो अभी वर्ड यूज कर रहे हैं, यार ये सोलेनॉइड है और यही शेप हम इंडक्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं। सो हाउ वुड आई डिफरेंशिएट विच वन इज सोलेनॉइड एंड विच वन इज इंडक्टर? जब इसमें से कांस्टेंट करंट पास होगा, सो इट प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक इफेक्ट, फॉर्मूला इज μ0 Ni। बट जब इसमें से वेरिएबल करंट पास होगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इट इज -d∅dt, और phi इज Nb.E। सो सिर्फ करंट से, उस बॉडी की शेप से फर्क नहीं आया, कांस्टेंट करंट पास हो रहा था, इट इज सोलेनॉइड। मैंने आपको यही एग्जांपल अभी दिया। यू हैव टू बिकम इंडक्टर। आप अपने अंदर आने वाले क्वेश्चंस की वैरायटी बदलो, एक ही तरह के क्वेश्चंस करके स्टिकी मत रहना। इस बुक के कर लिए,
आपको लगा वाई स्कूल के पेपर में 4 क्वेश्चन अच्छे हैं, लेट मी ट्राई। तो थोड़ा सा वैरायटी पे जाओगे तो इंडक्टिव नेचर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और आपकी स्किल इंप्रूव होगी। एम आई क्लियर? ठीक है, आई होप द डिफरेंस इन सॉलिड एंड इंडक्टर इज क्लियर, राइट? कुछ नहीं है, सेम शेप है, बस उसमें से करंट जब वेरिएबल पास होता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, एक सेल्फ वाला और एक म्यूचुअल वाला, और हमेशा ये अपोज ही करता है। इज इट राइट? ठीक है मेरा बेटा। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इंडक्टर, राइट? एनर्जी स्टोर्ड in an inductor, right? Okay, energy stored in an inductor. So basically if you did remember, EMF is equal to minus d phi by dt। ये मेरा फैराडे का लॉ था। अभी हमने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एक रूल पढ़ा, फाई इज इक्वल टू एल आई। एल इज सेल्फ इंडक्टर। इट्स ओके, अगर मैं ईएमएफ इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड लेता हूं तो इट इज डी फाई बाय डी टी। फाई की वैल्यू यहां पुट करता हूं, ईएमएफ इज इक्वल टू डी बाय डी टी एल आई, इट्स ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, ये एल बाहर आ जाएगा, डी आई बाय डी टी। एल बाहर क्यों आया? बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट इज कांस्टेंट, सो एल डी आई बाय डी टी। फर्दर सो इसको नंबर 2 मान के चलना। फर्दर इसी इंडक्टर को कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिया, मतलब इसका करंट चेंज हो रहा है तो इसमें कुछ चार्जेस, अभी हर्ष पूछ रहा था कि एक कंडक्टर के अंदर चार्ज तो 0 होता है। अरे भाई, जब उसमें से चार्ज का फ्लो आएगा तो नेट चार्ज जो एंटर कर रहा है और जो बाहर जा रहा है वो सेम होगा। तो टोटल चार्ज इनसाइड 0 नहीं होता, नेट चार्ज 0, जितना अंदर आया उतना चला गया। इज इट राइट? ठीक है, सो इन दैट केस थोड़ा सा चार्ज दिया तो वर्क डन इज सिंबल, एक पहली लाइन को चेंज कर लेंगे इसमें, जो आपके नोट्स में ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो मैं लिख दूं, ये लिख लें, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये लाइन एक्स्ट्रा लिख लो, फर्स्ट लाइन को काट के इसको लिख लो, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो डी डब्ल्यू चार्ज इज डी क्यू एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला ये मैं यहां से पिक कर रहा हूं। इट्स ओके, पोटेंशियल की जगह ईएमएफ इंड्यूस्ड, पोटेंशियल की जगह ईएमएफ इंड्यूस्ड। नाउ पुट द वैल्यू फ्रॉम सेकंड ईएमएफ इंड्यूस्ड की, इट इज डी क्यू, और ये आ गया एल, इट्स डी आई बाय डी टी। नाउ डी क्यू बाय डी टी would be marked as current, so this is dw, it is li di, dq by dt को करंट लिखा, i l कांस्टेंट है पहले लिख लिया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दिस इज फ्रॉम 0 to w and this is from 0 to I, ठीक है? so in that case this would be work done and this is L I square by 2. You may mark this as U, it's a magnetic energy stored. Is it right? ये एक इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका एक्सप्रेशन, इट इज हाफ CV स्क्वायर, जो आपने कैपेसिटर का पढ़ा था। आपको यहाँ तीनों चीजें कंपेयर करनी है। रेजिस्टेंस के अंदर इफ यू डिड रिमेंबर फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R, यहाँ हाफ CV स्क्वायर and this become half Li square, right? आपने कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी निकाली थी, लाइकवाइज आप इसकी भी एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। इज इट ओके? दैट्स एन एग्जांपल, 5.9 या 5.10 होगा, उस पे जा सकते हो आप, ठीक है? राइट